तो स्टूडेंट हम लोग लास्ट टाइम इस कर्व को डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो कर्व हमें मिलता है, देखिए यहाँ पर करंट है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज हैं और इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हमें जो करंट मिलता है दैट इज़ मैक्सिमम। और ये बात मैंने आपको समझाई भी थी, ठीक है। अब और यहाँ पर दो वैल्यूज़ देखिए, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड है ω1 और इसके राइट हैंड साइड है ω2। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज पर करंट हो जाता है अपनी ओरिजिनल वैल्यू का √2 टाइम्स, 1/√2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो मतलब करंट डिक्रीज कर जाता है और हम जानते हैं करंट जब हमें मैक्सिमम मिलता है तभी हमें कोई मतलब उससे हम कुछ आउटपुट ले पाते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे हम लोग किसी रेडियो स्टेशन को सुनते हैं। तो होता क्या है कि हमारे रेडियो में भी एक LCR सर्किट होता है, ठीक है, और उसका एंटीना होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एंटीना जो होता है काफ़ी सारी स्टेशंस की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है, ठीक है, ठीक है। ये जो एंटीना होता है दैट रिसीव द फ्रीक्वेंसीज ऑफ मैनी स्टेशन, बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे स्टेशंस की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो क्या आप सारी फ्रीक्वेंसी के स्टेशन को सुन पाते हैं एक समय में? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे पास यहाँ पर एक ट्यूनर होता है, उस ट्यूनर को हम लोग ट्यून करते हैं, उससे हम लोग कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को वेरी करते हैं और उससे रिजल्ट ये होता है कि जब हम कैपेसिटेंस वेरी कर रहे होते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी सिस्टम की होती है LCR सर्किट की और जो एक्सटर्नल स्टेशन की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो सिस्टम में करंट मैक्सिमम हो जाएगा, I0 मैक्सिमम हो जाएगा और वो स्टेशन आपको सुनाई देने लगेगा और बाकी स्टेशन आपको नहीं सुनाई देंगे। सिमिलरली आपने ट्यूनर और आगे बढ़ाया तो फिर फ्रीक्वेंसी, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कुछ और हुई और वो किसी दूसरे स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई और अगर ऐसा हुआ तो रेजोनेंस हो जाएगा और करंट सर्किट में मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, और वो स्टेशन आपको सुनाई देने लगेगा। तो यहाँ पर दो कर्व है, यहाँ पर R1 मिनिमम है, ठीक है, और R2 मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। तो दो सर्किट का रेजिस्टेंस लिया है, R1 और R2। R1 इज मिनिमम, लेज़र है, ये बहुत ही कम है, रेजिस्टेंस कम है, और R2 ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या होता है कि ये जो देख रहे हो आप लोग, दिस इज कॉल्ड इट्स बैंडविड्थ, इसको हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ मिनिमम होती है, अगर मैं और कम रेजिस्टेंस लूँगा तो बैंडविड्थ और मिनिमम होगी, यानी कि सर्किट अपना ज़्यादा सिलेक्टिव होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होगा। और अगर हमने इस सर्किट को रेजिस्टेंस ज़्यादा लिया तो इसकी बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, तो ये मोर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करने लगेगा। मतलब आप जो ट्यून करेंगे तो आपको एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के स्टेशन सुनाई देने लगेंगे, घरघराहट सी सुनाई देने लगेगी, या दो स्टेशन एक साथ प्ले कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए हम लोग हाई रेजिस्टेंस सर्किट, मतलब हाई रेजिस्टेंस वाला जो सर्किट होता है उसको चाहते नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। हम चाहते हैं सर्किट में रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम हो ताकि मिनिमम बैंडविड्थ मिले, सिलेक्टिविटी हाई रहे और वो एक पर्टिकुलर स्टेशन को ही सिलेक्ट करे, एडमिट करे, उस स्टेशन का ही करंट एडमिट करे और ताकि हमको मैक्सिमम करंट सुनाई दे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रेडियो में या आपके FM में हम लोग सुनते हैं चीज़ों को रेजोनेंस का यूज़ करके। अब इसमें नेक्स्ट थिंग आता है फैक्टर ऑफ रेजोनेंस करंट और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो देखो ये कर्व जितना ऊपर शार्प होगा आपका रेजोनेंस उतना ही अच्छा होगा और आपको वो स्टेशन जो है उतना ही अच्छा सुनाई देगा। तो इस शार्पनेस को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक नया टर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली एक नंबर होता है, नंबर, ठीक है, और वो नंबर डिसाइड करता है कि रेजोनेंस कितना शार्प है, ठीक है, ये कितना शार्प है। तो क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है, द क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपको ये बात अगर करें वोल्टेज, ठीक है,
वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस एल और सी डिवाइडेड बाई वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर को हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर अपन वोल्टेज अपॉन रजिस्टर, ठीक है। अब वोल्टेज अक्रॉस जो इंडक्टर होता है दैट इज हम कह सकते हैं आई एक्सएल, ठीक है, एंड वोल्टेज अगर रजिस्टर होता है आई आर। बेसिकली आई से आई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्सएल आ जाएगा। एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। नाउ ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर, और ओमेगा हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था पिछली क्लास में। सो दैट इज बेसिकली ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग 1/√LC, ठीक है, इंटू एल डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो आई होप ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको ऊपर यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो ये अपना क्वालिटी फैक्टर, इस एल को हम लोग √L इंटू एल लिख सकते हैं। सो √LC और √L इंटू √L डिवाइडेड बाई आर, तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास बचेगा √L/C, ठीक है, इंटू 1/R। तो दैट इज द क्वालिटी फैक्टर। यहाँ से आप देख सकते हो कि क्वालिटी फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा, क्वालिटी फैक्टर एक नंबर है, डायमेंशनलेस नंबर है, क्वालिटी फैक्टर एक नंबर है, तो उतना ही क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा और उतना ही ये रेजोनेंस शार्प होगा। जितना ज़्यादा रेजोनेंस शार्प होगा उतना ज़्यादा करंट सर्किट करंट को एडमिट करेगा रेजोनेंट कंडीशन पे, और उतना ज़्यादा आपको स्टेशन अच्छे से सुनाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, Q इक्वल टू √L/C इंटू 1/R। इसको आप कैपेसिटर से भी ड्राइव कर सकते हो, ठीक है, आप कैपेसिटर का भी फॉर्मूला लगा सकते हो और फाइनली आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पावर इन द एसी सर्किट, ठीक है। हम लोग पावर इन द एसी सर्किट डिस्कस करने वाले हैं कि एसी सर्किट में कितना पावर होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की मदद से ये समझेंगे कि एसी सर्किट में कितना पावर होता है, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं, ये बोर्ड ज़्यादा ही कुछ चिकना है, ठीक है, तो रफ करने में मुझे दिक्कत होती है, ठीक है। तो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है पावर इन द एसी सर्किट, ओके, तो दैट इज़ अ प्योरली ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप, ठीक है। तो काफ़ी हार्ड वर्क हो रहा है यहाँ पर, ओके फाइन, ठीक है, ओके। तो पावर जैसा कि आप लोग जानते हो, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एट आई ई आई। सो वी कैन राइट पावर को हम लोग लिख सकते हैं E इंटू आई, ठीक है। ये हम लोग पावर का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं E इंटू आई, ठीक है। अब E क्या है, E0 साइन ओमेगा टी है, ठीक है। E क्या है, E0 साइन ओमेगा टी है, और हम लोग मानते हैं करंट जो है लैग कर रहा है, 5 डिग्री लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5, यानी कि करंट जो है EMF से पीछे चल रहा है 5 डिग्री पीछे चल रहा है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं E0 I0 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। इसमें 2/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, 2 E0 I0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको हम 2 इधर लिख देते हैं, ठीक है, 2 साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। अब देखो ये एक फार्मूला बनाया हमने, ठीक है, दैट फार्मूला इज 2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। सो बेसिकली 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी मैथमेटिकल फार्मूला है, जो कि होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। दैट इज प्योरली अ मैथमेटिकल फार्मूला, कॉस ए माइनस बी
अपॉन माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी यानी कि ए, इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा ई नॉट अपॉन आई नॉट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कॉस ए माइनस बी, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा कॉस फाई, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जोड़ोगे आप लोग तो आपको मिलेगा 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, दैट यू विल गेट। अब ये जो सेकेंड टर्म है ये टाइम डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है, ये टाइम डिपेंडेंट टर्म है और इसका जो एवरेज होगा ओवर अ होल साइकिल 0 हो जाएगा। ये जो सेकेंड टर्म है टाइम डिपेंडेंट टर्म है और इसका जो, क्योंकि कॉस है और टाइम डिपेंडेंट टर्म है और इसका जो एवरेज होगा होल साइकिल में वो 0 हो जाएगा, तो इसको निगलेक्ट कर दे रहे हैं। और फाइनली हम बचे पावर के साथ ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव, ठीक है, अपॉन 2 को हम लोग √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग इससे लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन √2 और आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस फाइव, ठीक है। तो ई नॉट अपॉन √2 इज ERMS, ठीक है। आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो हमें इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं ई नॉट अपॉन √2 ERMS, सो इट इज़ ERMS, ठीक है। आई नॉट अपॉन √2 IRMS, ठीक है, IRMS एंड cos फाइव, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज़ द पावर, एवरेज पावर है ये ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव, वेयर cos फाइव इज़ द पावर फैक्टर। cos फाइव को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं जिसकी वैल्यू R/Z होती है। सॉरी मैं वैल्यू भूल गया, ठीक है। cos फाइव को हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। आपको अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल याद हो तो दैट इज़ Z, दैट इज़ R एंड दैट इज़ फाइव। तो cos फाइव R/Z होता है, यहाँ पर XL माइनस XC होता था, XL माइनस XC, ठीक है। तो cos फाइव इज़ R/Z। तो cos फाइव को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। अब हम लोग कुछ केसेस डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है। केसेस ये कि अगर हमारा सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हुआ, ठीक है, अगर हमारा सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होता है तो फाई 0 हो जाता है। फाई क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और अगर फाई 0 हो गया मतलब वोल्टेज और करंट इन फेज हो जाते हैं, ठीक है, और फाई 0 हो जाता है और फाई 0 हो गया तो हमारा जो एवरेज पावर है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू ERMS, ठीक है, और IRMS के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारा सर्किट क्या होता है? रेजिस्टिव होता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, तो हमारा जो फाई है वो 0 हो जाएगा एंड हमें मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी, ठीक है। आपको ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी उस सर्किट को रन करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा केस है, अगर हमारा सर्किट जो है इंडक्टिव है, इंडक्टेंस है उसमें, तो आपको पता होगा कि इंडक्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि इंडक्टेंस में जो वोल्टेज होता है करंट से 90 डिग्री लीड करता है, यानी कि cos फाइव 90 हो जाएगा। अगर cos फाइव 90 हो गया, ठीक है, तो cos 90 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना पावर जो हो जाएगा दैट विल बी 0, ठीक है। यहाँ पर आप फाइव की जगह 90 रखोगे cos 90, तो अपना ये cos 90 0 होगा तो पूरा पावर 0 हो जाएगा, यानी कि इंडक्टर में आपको कोई भी पावर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अगर आपका सर्किट कैपेसिटिव है, तो कैपेसिटर अगर सर्किट में हम लगाते हैं तो करंट जो है लीड करता है कैपेसिटर के वोल्टेज से बाई एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी कि जो फेस डिफरेंस होता है फाई होता है 90 होता है। और अगेन cos फाइव 90, तो cos फाइव 90 यानी कि cos 90 0, अगेन पावर 0। तो इन केस ऑफ इंडक्टर, ठीक है, इन केस ऑफ इंडक्टर, ठीक है, इन केस ऑफ इंडक्टर हमारा पावर 0 होता है। इन केस ऑफ कैपेसिटर भी हमारा जो पावर 0 होता है। हमें पावर मिलती है सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के केस में, और वो होती है मैक्सिमम, दैट इज ERMS इंटू IRMS। नाउ फोर्थ केस डिस्कस करें, सीरीज LCR सर्किट। तो सीरीज LCR सर्किट में आप सभी जानते हैं फाई जो होता है, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। तो ये अपना फाई होता है, ठीक है। तो इसमें जो पावर कंज्यूम होती है वो सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस होती है, ठीक है। अगर हमारा सीरीज LCR सर्किट है
तो उसमें जो पावर कंज्यूम होगी, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस पावर 0 है, कैपेसिटर के अक्रॉस पावर 0 है, तो सारी की सारी जो पावर कंज्यूम होगी वो रजिस्टर के अक्रॉस होगी। ठीक है। अब पावर डिसिपेट एट द रेजोनेंस, रेजोनेंस पर पावर कितनी डिसिपेट होगी, तो आपको पता होना चाहिए रेजोनेंस पर हमारा VL और VC, ठीक है, आउट ऑफ फेज हो जाते हैं। ठीक है, ये यूँ कहें कि एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पर XL बराबर XC हो जाता है। ठीक है, XL जो है XC के बराबर हो जाता है। और अब देखो अगर XL XC के बराबर हो गया तो यहाँ पर फाई आपका 0 हो जाएगा। फाई आपका कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पर XL और XC बराबर हो जाते हैं। ठीक है, XL और XC बराबर हो गए तो आपका फाई 0 हो जाएगा। मतलब या XL माइनस XC 0 होता है। बेसिकली ये कहना ज़्यादा सही होगा कि XL माइनस XC इज 0, तो फाई 0 हो जाएगा। फाई 0 हो जाएगा तो पावर हमें एक मैक्सिमम मिलेगी ERMS इंटू IRMS। ठीक है, तो एट रेजोनेंस पावर डिसिपेट इज मैक्सिमम। ठीक है, पावर क्या होती है? मैक्सिमम डिसिपेट होती है। ठीक है, एट रेजोनेंस। नाउ पावर फैक्टर की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा ये पावर फैक्टर कॉस फाई को ही हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो कॉस फाई बेसिकली कॉस फाई की अगर वैल्यू निकाली जाए तो ये हो जाएगी पावर, ये ट्रू पावर है, एंड ERMS, ठीक है, इंटू IRMS इज द वर्चुअल पावर है। ठीक है, ये भी एक पावर ही है, ये भी एक पावर। तो बेसिकली पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द ट्रू पावर अपॉन वर्चुअल पावर। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन फॉर द पावर फैक्टर। ठीक है, और इन कॉस फाई मैंने आपको बताया R अपॉन Z होता है, याद रखिएगा। कॉस फाई जो होता है, कॉस फाई इट इज R अपॉन Z। ठीक है, और Z आप लोग जानते हो, Z कितना है? Z इज बेसिकली अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो दिस इज बेसिकली कॉस फाई, दिस पावर फैक्टर। तो ये होता है पावर फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यानी कि मंडे को हम लोग LC ऑसिलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमने एक क्वालिटी फैक्टर पढ़ा, एक डायमेंशनलेस नंबर है जो कि ये बताता है रेजोनेंस कितना शार्प है, और उसका फॉर्मूला आपको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि रेजोनेंस से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो पावर के हो चाहे वो फ्रीक्वेंसी के हो। ठीक है, so all right student, have a nice day, thank you।